कभी नोटिस किया है, कुछ लोग रूम में होते हुए भी रूम का हिस्सा नहीं होते। वो लोग बिल्कुल चुप रहते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, वो इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कोई सुनेगा ही नहीं। कार्तिक कॉलिंग कार्तिक कोई ऐसे शोर से शुरू नहीं होती, वो शुरू होती है तो एक सन्नाटे से, और वही सन्नाटा पागलपन के शोर से भर जाता है जब सुबह 5 बजे बजता है फोन। हेलो। असली हॉरर हमेशा कोई मास्क्ड किलर या जंप स्केयर नहीं होता। कभी कभी वो मिलता है एक ऐसी जिंदगी के अंदर जो पूरी तरह एक इमोशनल सन्नाटे में है। ये वही डर है जहां तुम खुद अपनी लाइफ के द इनविजिबल मैन बन जाते हो। सबसे डिस्टर्बिंग फिल्म्स वही होती है जो गोर की जगह दिमाग के अंदर की जंग बताए। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये उस जगह का सच है जहां लो सेल्फ एस्टीम और एक चाइल्डहुड ट्रॉमा दोनों साथ मिलकर एक नया साथी बना लेते हैं। इसलिए यह कहानी यूनिवर्सल लगती है क्योंकि लोनलीनेस हम सब ने कभी ना कभी फील किया ही होगा। पर यहां वही लोनलीनेस एक अब्यूसिव रिलेशनशिप बन जाता है जहां विक्टिम और विलन दोनों एक ही दिमाग में रहते हो। कार्तिक कोई सिंपल इंट्रोवर्ट नहीं था, वो अपनी ही लाइफ का गोस्ट बन चुका था, जो आसपास की दुनिया में एग्जिस्ट तो करता था पर कभी किसी को दिखाई नहीं देता था। चाहे वो ऑफिस के चाय वाला हो या हो वो लड़की जिससे वो प्यार करता था। और जब सुबह 5 बजे फोन रिंग करता है ना, वो एडवाइस नहीं देता, कमांड करता है। मैंने कहा था डॉक्टर के पास मत जाना। कंट्रोल करता है और धीरे धीरे अब्यूसिव हो जाता है। रूबिक्स क्यूब यहाँ कोई प्रॉप नहीं है, वो कार्तिक के दिमाग का रिफ्लेक्शन है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है फोरशैडोइंग का, जो अपने विजुअल क्यू से बताता है आगे क्या होने वाला है। और वो कॉन्फिडेंस, वो भी असली नहीं, ऐसा लगता है किसी से चुराया हुआ है। इसीलिए कार्तिक लिटरली मॉल में जाके एक मैनिक्विन से पूरा आउटफिट खरीदता है, जैसे किसी और की पर्सनैलिटी खरीद रहा हो। अंदर का खालीपन बाहर की चमक से छुपा दिया जाता है। एक नकली कामयाबी के पीछे छुपा हुआ है एक चाइल्डहुड ट्रॉमा, एक गिल्ट और एक ऐसा अंधेरा कुआं जहां उसका भाई मर जाता है और उसके साथ कार्तिक का दिमाग वहीं अटक जाता है। कार्तिक को पहली बार जब कॉल आता है, एक चीज क्वाइटली एस्टैब्लिश्ड हो जाती है। उसके रूम में एक ही लाइट सोर्स है, वही लैंप। जैसे जैसे दोनों बात करते हैं, हर कन्वर्सेशन के दौरान वही लैंप यूज किया जाता है, जैसे वो फोन कॉल कार्तिक के लाइफ की लास्ट रोशनी, लास्ट रे ऑफ होप हो। जब कार्तिक को यह बताया जाता है कि उनका यह सीक्रेट कभी रिवील नहीं होना चाहिए, उसके चेहरे का आधा हिस्सा शैडो में चला जाता है। किसी से कभी मत कहना कि मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, नहीं तो लोग तुम्हें पागल समझेंगे। इस कॉन्फ्रंटेशन में हमको उसका फेस क्लियरली दिखाया भी नहीं जाता और इसके बाद सीन्स और धीरे धीरे डार्क ही होते जाते हैं, जहां कार्तिक पूरी तरह से डार्कनेस से सराउंड हो जाता है। ये अंधेरा उसकी फ्रीडम, उसकी हैप्पीनेस की लॉस और एक फियर को डिपिक्ट करता है। थोड़ी ही देर पहले जो फ्रीडम मिली थी, वही कार्तिक की डार्केस्ट रियलिटी बन जाती है। विजुअल्स धीरे धीरे ब्लैक एंड व्हाइट हो जाते हैं और बैकग्राउंड में रेड लाइट जलती है, बिल्कुल उस रिकॉर्डिंग लाइट्स की तरह जिससे कार्तिक कॉल रिकॉर्ड करता था। 2010 में जब ये रिलीज हुई, इंडियन बॉक्स ऑफिस इसके लिए तैयार नहीं था। सरफेस पे ये एक रोमांटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर की तरह बेची गई, एक लड़का, एक लड़की और एक ट्विस्टेड माइंड की कहानी। पर असली प्रॉब्लम थी रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस के बीच का गैप। उस वक्त ऑडियंस को चाहिए था कंफर्ट, नॉस्टैल्जिया और सरसों के पीले खेत, और ये फिल्म ये थी डार्क, स्लीक, अल्ट्रा मॉडर्न। लोग शायद वेट कर रहे थे किसी तांत्रिक का या भूत के एक्सप्लेनेशन का, पर ये मूवी ने वो रास्ता नहीं लिया। इसने चूज किया एक ग्रोन अप और रियल अप्रोच, जहां असली डर लाउड नहीं, खाली कमरों के बीच सन्नाटों में है। ये कोई स्टैंडर्ड फिल्म नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल स्टडी थी, एक ऐसे इंसान की जो पहले से ही अंदर से टूट चुका है। इसमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूवमेंट्स नहीं थे, सिर्फ एक अनकंफर्टेबल सच।
मेंटल हेल्थ, आइसोलेशन और वो दर्द जो स्क्रीन पे देखना एंटरटेनिंग नहीं लगता। इसीलिए शायद ये फिल्म अपने टाइम से आगे थी। आज पीछे मुड़कर देखो तो समझ में आता है लोगों ने इस फिल्म को इसलिए नहीं समझा क्योंकि वो लोग कुछ और ही देखने आए थे। ये फिल्म कोई एस्केप नहीं था, ये सीधा सीधा मिरर था। और 2010 का मेन स्ट्रीम शायद इतना रेडी नहीं था अपनी खुद की लोनलीनेस को स्क्रीन पर देखने के लिए। जैसे फाइट क्लब अपने टाइम पर गलत समझी गई थी, वैसे ये फिल्म भी उस टाइम फ्लॉप हुई। रूबिक्स क्यूब फिर से एक बार आता है मूवी के लास्ट शॉट में। क्या जिंदगी सच में सॉल्व हो गई है या ये फिर से एक और नकली कामयाबी है जो जल्द ही टूटने वाली है? और जब तुम कार्तिक कॉलिंग कार्तिक आज दोबारा देखो तो उसके शोर पर नहीं, उन सन्नाटों को सुनने की कोशिश करना। एक पॉइंट तक तो ये सिर्फ एक लोनली आदमी की कहानी लगती है, पर असली सवाल ये नहीं है कि फोन किसने किया। असली सवाल ये है कि दिमाग को ऐसी आवाज की जरूरत ही क्यों पड़ी, और अगर वो आवाज मदद के लिए बनी थी तो धीरे धीरे कंट्रोल क्यों मांगने लगी। इसका जवाब मूवी के सीन्स में नहीं छुपा, ये हमारी सोच में छुपा है कि दुनिया से पहले हम खुद को कौन सी नजरों से देखते हैं।